नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम से शेखावत। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में एक बार फिर प्रश्नकाल नहीं चल सका और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदन नारेबाजी का मंच नहीं है। सांसदों की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन में चर्चा करें। नारेबाजी से लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा। विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला करते हुए राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भगवान श्री राम के विरोधी हैं। ये श्री राम मंदिर का विरोध करते थे और अब चंदा चोरी के नाम पर नाटक कर रहे हैं। एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। बैठक में एनडीए की लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई बैठक में संसद सत्र के दौरान एनडीए सांसदों के बीच बेहतर समन्वय, जरूरी विधेयकों को पारित कराए जाने पर विचार विमर्श हुआ। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन में आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए। भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलों में भारत की उपलब्धियों और रोजगार सृजन में देश की बढ़ती प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से बरहमपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुई। तप्तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में करेंगी दर्शन और आरती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरहमपुर तक ट्रेन से पहुंचने वाली भारत की पहली मौजूदा राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति के साथ ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू खम्बमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद हैं। कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के हंगामे के साथ ही राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के विवादित बयान से मामला गरमाया। भाजपा ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रियंक खड़गे ने तंज कसते हुए कहा था कि पहले उम्मीदवारों को 25 दिन की भूख हड़ताल करने दें, उन पर लाठीचार्ज होने दें और फिर मैं इस्तीफा दूंगा। भाजपा ने पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती और झारखंड में पेपर लीक मामले को अनदेखा कर रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में नई ई बस और चार्जिंग तकनीक का उद्घाटन किया। इसी के साथ हैदराबाद में एक अनोखी इथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जिंग सुविधा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि नई तकनीक के जरिए एक मोबाइल वैन की मदद से जरूरत के हिसाब से कहीं भी ईवी चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उन 6 नीट अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिन्होंने अपनी ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। छात्रों का दावा है कि उन्होंने मूल रूप से जो जवाब ओएमआर शीट पर दर्ज किए थे वो एनटीए द्वारा दिखाई जा रही ओएमआर कॉपी से अलग है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 600 से 650 से अधिक अंक पाने वाले इन छात्रों को एनटीए से संपर्क करने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। छात्रों ने ओएमआर शीट में जो उत्तर मार्क किए थे और एनटीए अब जो ओएमआर शीट दिखा रहा है वो दोनों अलग हैं। सीजेआई ने मामले की सुनवाई का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
चेन्नई पुलिस जब उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करने पहुंची तो डीएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और असेट रिकवरी पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में होने जा रही है। भारत और सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इसमें शामिल है। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुख शामिल हैं। बैठक में सदस्य देशों के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी आधिकारिक सांख्यिकी, नवाचार और डेटा प्रसार में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल 5 अगस्त से 4 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। इसमें अलग अलग देशों के कलाकार अपनी संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी। दूसरे चरण की जनगणना पूरी होने के बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। जनगणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। देश के बाकी हिस्सों के लिए जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। इस बार जनगणना के दौरान जाति से संबंधित विवरण भी एकत्र किए जाएंगे। FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया। इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर पंजाब की नोबल हेल्थ केयर के उत्पाद वेनोलेक्स फोर्ट्रे पर तत्काल प्रतिबंध लगाया। साथ ही त्रिपुरा की मात्र ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। ग्लॉन्ज झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी। इसके साथ ही भारत ने रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की। मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। असम में बाढ़ का संकट अभी भी बरकरार है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जबकि 7 जिलों के 1.28 लाख से अधिक लोग अभी प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए अंतरिम वित्तीय सहायता राशि के वितरण की शुरुआत की। असम के चराईदेव जिले के सोनारी में ऑपरेशन जल राहत के तहत भारतीय सेना और असम राइफल्स का राहत अभियान जारी है। ईस्टर्न कमांड की स्पीयर कोर के जवानों ने बाढ़ प्रभावित 3,265 से अधिक लोगों तक खाद्य सामग्री, वस्त्र, सुरक्षित पेयजल और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई। ओडिशा के 5 जिलों में अगले 24 घंटों तक फ्लैश फ्लड का मध्यम से उच्च स्तर का खतरा बना हुआ है। राज्य के 22 जिले और 8.63 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रभावित लोगों के लिए 110 करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज की घोषणा की। नुकसान का सर्वे कर राहत और पुनर्वास का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से कुपवाड़ा में एक महिला की मौत हो गई। कई इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुई।
केरल में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 20 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग लापता हैं। 316 राहत शिविरों में 11,000 से अधिक लोगों ने शरण ली। तमिलनाडु के 6 जिलों और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी भारी बारिश के पुनर्वान के चलते अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण कन्नड़ के कई इलाकों में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश है। तेलंगाना के कामारेड्डी में भारी बारिश के चलते बाढ़ के पानी में 45 सवारियों से भरी बस फंस गई। बचाव दल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। स्थानीय लोगों ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी बस से रवाना किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के जिस्पा में 2 दिवसीय लाहौल फेस्टिवल का धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लाहौल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक पेश की। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के संगम ने आयोजन को यादगार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स संदेश में लिखा कि निरंतर प्रयास और साधना से हमारी प्रतिभा और निखरती है। सुभाषित श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को आत्मसात कर दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मिली जुली रही। सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला, जबकि निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। आज सोना और चांदी की कीमतों में दर्ज की गई तेजी। एमसीएक्स पर सोना 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, जबकि चांदी 2.19 लाख रुपए प्रति किलो के करीब कारोबार करती दिखी। आज शुरुआती कारोबार में रुपया सपाट खुला और 3 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.34 पर पहुंचा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू। सरकार ने कहा है कि यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए लिया गया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के निवेशकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह बैठक ग्वालियर में भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लॉन्च से पहले हो रही है, जिसके लिए दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कोयला मंत्रालय के अनुसार जुलाई में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयला उत्पादन 9.6% बढ़कर 14.78 मिलियन टन पहुंचा। इसी अवधि में कोयले की आपूर्ति 17.49 मिलियन टन रही। मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन में यह बढ़ोतरी आयात पर निर्भरता घटाने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और औद्योगिक विकास को गति देने में मदद करेगी। एसोचैम ने भारत, फ्रांस और अरब देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बिजनेस फ्रांस और भारत अरब वाणिज्य मंडल के साथ रणनीतिक समझौते किए। इन समझौतों के तहत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, सहयोग, संयुक्त उद्यम और कारोबारी प्रतिनिधि मंडलों को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल सर्वे प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू और HI एनेबल्ड चैटबॉट्स का इस्तेमाल शुरू किया गया।
सरकार के अनुसार एआई चैटबॉट से डेटा संग्रह, विश्लेषण और सरकारी आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2 व्हीलर रोड एम्बुलेंस का प्रस्ताव पेश किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों तक तेजी से चिकित्सा सहायता पहुंचाना है। जुलाई में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 53.5% दर्ज किया गया। सर्वे के अनुसार मजबूत मांग और नए निर्यात ऑर्डर्स ने उत्पादन को सहारा दिया। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने भारत में क्लाउड एआई की सेवाओं के लिए स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। एंथ्रोपिक कंपनी ने इसके लिए AWS के साथ साझेदारी की ताकि भारतीय ग्राहकों का डेटा देश में मौजूद सर्वर्स पर ही प्रोसेस किया जा सके। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत अदानी ग्रुप मीठी नदी के किनारे 3.3 किलोमीटर लंबा सार्वजनिक रिवर फ्रंट विकसित करेगा। परियोजना में हरित गलियारे, पार्क, साइकिल ट्रैक और सार्वजनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण और शहरी हरित क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सैमसंग ने भारत में अपने नए गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा, Z Fold 8 और Z Flip 8 स्मार्टफोन्स के लिए 30 महीने की नो कॉस्ट EMI सुविधा शुरू की। दक्षिण कोरिया में हीट वेव से मरने वालों की संख्या 16 हुई। राष्ट्रपति ली जेमियोंग ने राहत उपाय तेज करने और बढ़ती बिजली मांग के बीच पावर सिस्टम की निगरानी के निर्देश दिए। अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आयात शुल्क के फैसले को अदालत में चुनौती दी। राज्यों का कहना है कि 60 अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए नए टैरिफ अनुचित हैं और इससे व्यापार पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि समझौते के लिए यह उसका आखिरी मौका है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, UAE और कतर की पहल पर वार्ता हो रही है। गजा में अल अक्सा अस्पताल के पास मेडिकल गोदाम पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की मौत की निंदा की। WHO के मुताबिक हमले में जरूरी मेडिकल सामान नष्ट हुआ। UN ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमला नहीं होना चाहिए और उनकी हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए। अमेरिका में साइक्लोस्पोरियासिस संक्रमण के अब तक के सबसे बड़े प्रकोप से पहली बार 2 लोगों की मौत हुई। यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में संक्रमण का संबंध मैक्सिको से आयातित आइसबर्ग लेट्यूस से मिला है। वहीं CDC ने अब तक 6,707 पुष्ट और 11,500 से अधिक संदिग्ध मामले दर्ज किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्हा स्टेफनिशिना को उनके पद से हटाया। ओल्हा स्टेफनिशिना ने कहा है कि यह फैसला उन्होंने निजी कारणों से लिया। यह कदम यूक्रेन में हालिया सरकारी और राजनयिक फेरबदल के बीच उठाया गया। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑर्लैंडो हर्नांडेज को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने सशर्त रिहाई दी। उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। स्पेन के सेउटा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद यूरोप में माइग्रेशन संकट गहरा गया है। इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ ने आपात बैठक बुलाई। मोरक्को से करीब 60,000 प्रवासियों की सीमा पार करने के बाद 22 सदस्य देशों ने बाहरी सीमाओं पर सख्त नियंत्रण की मांग की। इस मुद्दे पर स्पेन और कुछ सदस्य देशों के बीच मतभेद भी सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पार करने की इस घटना में कम से कम 67 लोगों की मौत हुई, जबकि अधिकांश प्रवासियों को वापस भेज दिया गया। वहीं स्पेन का कहना है कि सीमा पर हालात अब नियंत्रण में हैं। वेनेजुएला में जून में आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,125 हुई। करीब 61,000 लोगों को अस्पतालों में इलाज किया गया। सरकार के अनुसार मलबा हटाने का काम अभी भी जारी। ग्रीस की राजधानी एथेंस के उत्तर पश्चिम में जंगल की आग लगातार चौथे दिन भी जारी है। आग बुझाने के लिए 400 से अधिक दंगल कर्मी और 21 विमान तैनात किए गए।
तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली, जिससे जंगल, खेती की जमीन और कई घर प्रभावित हुए। एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के स्पोकेन शहर में जंगल की आग बेकाबू हो गई। आग से अब तक 700 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और करीब 64,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। यह आग 8,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश नुकसान रिहायशी इलाकों में हुआ है और आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय के सह सचिव पुष्पराज भट्टाराई को पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में गोल्डन पंच से धूम मचाने वाले भारतीय बॉक्सर्स का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। मुक्केबाजों ने एक स्वर में कहा कि अगला लक्ष्य एशियन गेम्स से पदक लाना है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया। 29 साल के नबी, जो कश्मीर के बारामूला के एक दूर दराज के गांव से आते हैं, परवेज रसूल और उमरान मलिक के बाद जम्मू कश्मीर के तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सीनियर नेशनल टीम में बुलाया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय भारोत्तोलकों का सम्मानित किया। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू ने स्वीकार किया कि अपेक्षाओं का दबाव हमेशा रहता है, लेकिन अब उनका अगला लक्ष्य एशियाई खेलों में पदक जीतना है। भारत की अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम ने 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में सोमवार को सिंगापुर को 3-0 से शिकस्त दी। सीरीज का दूसरा और अंतिम मैत्री मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने तंजानिया क्रिकेट एरेना का उद्घाटन किया, जो देश का पहला आईसीसी से स्वीकृत क्रिकेट स्थल है। ये तंजानिया और पूरे अफ्रीका में खेल के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बल्लेबाजों के लगातार खराब प्रदर्शन से परेशान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर माइक स्मिथ को राष्ट्रीय टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया है। ताइपे ओपन की चैंपियन तन्वी शर्मा और पूरी तरह से फिट होकर लौटे किताबी श्रीकांत मंगलवार से कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। भारत की युवा साइक्लिस्ट हर्षिता जाखड़ ने प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। फुलहम ने रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर गुंजालो को किया साइन। फुलहम और गुंजालो के बीच 5 साल का करार हुआ। फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली अल्जीरिया की टीम ने कोच व्लादिमीर पेटकोविच से खुद को किया अलग। हालांकि विश्व कप से पहले 2028 तक दोनों के बीच यह करार हुआ था। चिली के फुटबॉल क्लब कोलो कोलो ने कैप वर्ड्रे के गोलकीपर वोजिन्हा को साइन किया। विश्व कप के दौरान सुर्खियां बटोरने में सफल रहे थे वोजिन्हा। चेल्सी ने लिवरपूल के पूर्व कप्तान जॉर्डन हैंडरसन के साथ करार किया। हैंडरसन ने चेल्सी के साथ 2 साल का अनुबंध किया। और सिंसिनाटी ओपन में महिला युगल में एक साथ जोड़ी बनाकर खेलती दिखेंगी सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। 2022 में यूएस ओपन में साथ खेलती नजर आई थी ये दोनों। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।